नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। मुंबई की एक दुकान से 18 किलो से ज्यादा सोने के जेवर चोरी हो गए। आरोप लगा है सिरोही के रामपुरा गांव के एक युवक पर। आरोपी युवक मुंबई में ज्वेलरी की दुकान पर काम करता था। पीड़ित व्यापारी ने मुंबई पुलिस से शिकायत की, जिस पर सिरोही के अनादर थाने की पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपी युवक को रामपुरा गांव से धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर टोल नाके के पास एक होटल के पीछे खेतों से चोरी के जेवरात बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस ने ढाबे के पास झोपड़ियों से भी आभूषणों से भरा बैग बरामद किया है। पुलिस को शक है कि चोरी की वारदात में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। में आज बहुत बड़ी एक वारदात को पुलिस ने के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने अंजाम दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिरोही के एक ढाबे पर हूँ। सिंदर टोल के पास में ये एक ढाबा है। यहाँ पर मुंबई से दो आरोपी जो है यहाँ पर गोल्ड चोरी करके आए थे, जो कम से कम 18 किलो से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस और राजस्थान पुलिस और सिरोही के जो 3 कांस्टेबलों ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर। और वहीं अगर बताया जा रहा है कि अभी तक जो है 10 किलो गोल्ड पकड़ा गया है और आरोपी भी अभी है, लेकिन पुलिस की अभी भी है, जो मुंबई पुलिस की अभी भी जांच चल रही है। मीडिया के सामने आने से किसी न किसी प्रकार से अभी बताने से स्पष्ट और पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो अभी मौके पर देखा जाए तो 2 आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में आए हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ चल रही है। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। अपराध होने के बाद पुलिस की जांच और कार्रवाई आम बात है, लेकिन इस केस में पुलिस वारदात से पहले ही एक्शन में आ गई और उदयपुर पुलिस ने मुंबई से आए शार्प शूटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया, जो प्रतापगढ़ जेल में बंद एक कैदी की हत्या के मकसद से आए थे। डीएसटी टीम प्रभारी दलपत सिंह जी और एसओजी से आए हुए बुराराम जी के साथ में थाने की टीम गठित की और इन्होंने सभी ने जॉइंट कार्रवाई करते हुए इनको धर दबोचा, जिसमें से एक के पास में पिस्टल बरामद हुई है और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। राजधानी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इनपुट के बाद उदयपुर के अनबा माता थाना पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए परवेज और उसके साथी हसनैन को गिरफ्तार किया। इसमें मुख्य रूप से हसनैन मध्यस्थ की भूमिका में था, जिसे परवेज को फैजल के बारे में जानकारी देना था। प्रतापगढ़ से ही लेके जो जेल में बंद कैदी फैजल है, उसने जो मूसा जिसने सुपारी दी इन दोनों को, मूसा है वो इसका साला था पहले, फिर इनके आपस में विवाह विच्छेद हो गया और उसके बाद में इसका 307 का एक प्रकरण भी दर्ज हो गया था। तो इसने बताया जाता है कि इसने इनके रिश्तेदारों को एक्सीडेंट में मरवा दिया, जिसमें भी 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और भी जेल के अंदर बंद हो विचाराधीन है। मूसा ने परवेज को पूरी प्लानिंग के साथ उदयपुर भेजा था। दरअसल फैजल बीमारी के नाम पर अक्सर प्रतापगढ़ जेल से उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल आया करता था और इसी दौरान परवेज को उसे मारने की सुपारी दी गई थी। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, उदयपुर। अब बात रफ्तार के कहर की, जहां डूंगरपुर में जीप ने बाइक सवार और राहगीर को रौंद दिया। वहीं सीकर में बेकाबू बस पलट गई, जबकि नागौर में एक ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। तो 3 जगहों की तस्वीरें और वहां रफ्तार का कहर। डूंगरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जीप ने बाइक और राहगीर को रौंद दिया। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में एक राहगीर की भी जान चली गई। जबकि आपको बता दें, बाइक सवार जो 2 लोग हैं उनकी मौत हुई। वहीं सीकर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को सीकर अस्पताल भेजा गया।
आपको बता दें कि जयपुर से पिलानी जा रही थी ये बस। इसी दौरान ये रामू का बास तिराहे पर हादसे का शिकार हो गई। रामू का बास तिराहे पर लोक परिवहन की बस के पलटी खा जाने की सूचना मिली थी। इसमें सवारियों को निकाला जाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कितने लोग आए? कैजुअल्टी नहीं हुई है, सामान्य चोटें आई, उपचार जारी। कितने लोगों के आए? करीब 15 व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं और अभी हॉस्पिटल में रखा है, वो उनको उपचार कर रहा है। जयपुर से आ रहे थे हम, तो उधर से ट्रैफिक पूरे रोड पे घूम के आ गया था। तो इधर से ये बस आ रही थी, तो बस वाले को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए था। जब उसका पूरा ट्रक रोड पे घूम के आ रहा है तो ये ओवरटेक नहीं करना चाहिए था इनको। इन्हीं की गलती है पूरी। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं हादसे की। एक ट्रक पहले तो आराम से चल रहा था, तभी अचानक वो ट्रक आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो नागौर से सामने आई हैं। नागौर बीकानेर हाईवे पर यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक से ये ट्रक जो है वो बेकाबू होता है और ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार देता है। इस हादसे में आपको बता दें कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक था वो घायल हो गया। जैसलमेर से खबर है, जहां पर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के बिगड़े बोल, चक्का जाम करवाने के लिए छात्रों को उकसाया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने दिखाया सरकार का रौब। सरकार हमारी है, डरने की जरूरत नहीं है, ये कहा है एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने। भूम सिंह जो कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं, उसने ये बातें कही हैं कि सरकार हमारी है, डरने की जरूरत नहीं। सरकार कांग्रेस की है और संगठन कांग्रेस का है। अब यहाँ से चल के रोड जाम करो आराम से, कोई प्रशासन की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत है। सरकार कांग्रेस की है। चूरू के सुजानगढ़ में रास्ते पर गंदगी से आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने बाइक्स को आड़ी टेढ़ी लगाकर और पानी की टंकी को रास्ते पर रखकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे यहां से निकलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कांग्रेस के 5 पार्षद यहां जीत कर आए हैं। यहां कांग्रेस का सभापति है और इसी पार्टी का विधायक भी है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है। फिर भी यहां के लोग जो कांग्रेस के वोटर हैं, उन्हें परेशानी में जीना पड़ रहा है। सैंतीस वार्ड नंबर के बाबूला कुलदीप और 45 तरुण सुयोता। ये आमजन की रोजाना की परेशानी है। रोज डेली के 40 कदम पे ये सुजानगढ़ के कांग्रेस का वार्ड है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का सभापति है और कांग्रेस का विधायक है। इन सबको होने के बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। आज ही हम जो रोड जाम के मोहल्ले की जो मुख्य समस्या होती है, जैसे आज हम जैसे नाली की, पानी की सफाई की, बिजली की, यहाँ पे क्या कि आए दिन नालियों के बाहर पानी रहता है, मामूली सा कचरा आते भी ना समय पर कर्मचारी द्वारा कचरा निकाला जाता, ना जमादार यहाँ पे आके बिल्कुल भी देख पा रहे हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एक महिला ने युवक की आशिकी का भूत उतार दिया। महिला ने फोन पर परेशान करने वाले युवक को पहले कपासन बस स्टैंड बुलाया और फिर थप्पड़ों और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। काफी देर तक यहां हंगामा चलता रहा, लेकिन आखिरकार युवक वहां से रफू चक्कर हो गया। जयपुर से खबर है, जहां पर 2 भाइयों में जमीन का विवाद था और इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विश्वकर्मा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोग पुलिस से भी उलझे। ये तस्वीरें भी उसके सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भी चटकाई और मामले को पुलिस ने शांत करवाया और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया।
कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर कई बार लोगों के साथ पुलिस प्रशासन जरूरत से ज्यादा ही सख्त हो जाता है। टोंक में कोविड के प्रोटोकॉल की पालना में चालान काटने के नाम पर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। अंबेडकर स्टेडियम रोड पर बनवारी लाल चौराहे पर पुलिस ने पिकअप का चालान काटने के लिए रोका। दोनों में बहस हुई और पुलिस ने महिला और एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस पर महिला के साथ बर्बरता करने का आरोप लगाया। मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले को देखते हुए पुरानी टोंक और कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद है। तो यहाँ से देखा पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, यहाँ गाड़ी खड़े करके देखा जाके तो चैलेंज काट रहे थे। तो देखा तो चैलेंज में वो लड़का 100 रुपये दे रहा था, तो 100 रुपये देने लगा। पुलिस वालों ने क्या नाम 200 लेंगे, उन्होंने कहा हमारे पास 200 ही नहीं सर, हम गरीब आदमी हैं। तो लड़के को जिप्सी में बिठा रहे थे, तो उन्होंने क्या लियो 200 भी लियो, तो नहीं मान रहे थे। लड़के को मारना स्टार्ट कर दिया, लुगाई आई, लुगाइयों को मारना स्टार्ट कर दिया, लुगाइयों को, बच्चों को, सबको मारा बुरी तरह। आज पुलिस वालों तक ने, लेडीज़ ने, पुलिस वालों ने भी मारा है। पूरी गलती पुलिस वालों की यहाँ पर। एक लेडीज पुलिस थी और एक दूसरा नाम था क्या पुलिस वाला, 6 जने थे साहब। तो मेरा लड़के को उठा के और पीछे ले गया, गाड़ी को दत्ता के इसका बाल पकड़ लिया, लड़की का पकड़ लिया, लड़के को उठा के ले गया। मैं कह रहा हूँ साहब पैसे ले लो, मेरे लड़के को मत मारना, रुक जाओ। फिर वो गाड़ी में उठा पटकवा लग गया, मुँह की बात बढ़ ली। वो 4 आदमी पकड़वा लग गया, जो मार भी दे ली। तो इन्होंने नए चालान कटाया और फिर वाद विवाद के दौरान इन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की। कुछ 2 महिलाओं के भी थोड़े रगड़क जैसे निशान लगे हुए हैं। तो मैं मौके पर गया था, तो मौके पर मैंने लोगों से पूछताछ की, तो पता किया कि भाई पुलिस ने इनके साथ कोई मारपीट नहीं की है। अब इनके भी बारे में मैंने सुना है और ऐसे कोई तथ्य आएंगे कि इनके साथ पुलिस ने कोई मारपीट की है तो उसकी हम जांच। 7 दिन पहले अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली थी। मामले में अब 7 दिन के बाद उसके पिता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवती के पिता ने आदर्श नगर थाना पुलिस को बताया कि उसकी बेटी का मंगेतर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास कुछ अश्लील वीडियो थे, इसी से वो अपनी होने वाली पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। वो जल्द शादी करने का दबाव डाल रहा था। इसी से तंग आकर युवती ने आत्महत्या की है। जो आए दिन उसको टेलीफोन पर परेशान करता था कि जल्दी से जल्दी शादी करो, जबकि मैं इसकी बच्ची का भी शादी नहीं करना चाह रहा था। इस दबाव को लेकर के कुछ अश्लील वीडियो भी बना रखे हैं, जो मैं तफ्तीश में पेश कर दूंगा, जिस पर दिनांक 15 को धारा 306 का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। जिस बेटे ने मरा समझकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लिया था, 9 दिनों बाद अचानक पिता को चलते फिरते जिंदा देखा तो हैरत और खुशी में बेटे की आंखों से आंसू निकल आए। नाथूलाल मंदबुद्धि हैं, जो 8 जनवरी से घर से बिना कुछ बताए गायब हो गया। बेटे राजाराम ने पिता की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई। उसी दिन सदर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। राजाराम ने शव की पहचान अपने पिता के रूप में की और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मौत के 9वें दिन की रस्म भी पूरी कर ली। इधर उसके पिता 110 किलोमीटर दूर अयाना पहुंच गए थे। अयाना पुलिस ने परिजनों की तलाश कर सूचित किया और नाथूलाल को घर लेकर आए। यहाँ उपस्थित है तो ये बेटा बता रहा है कि ये मेरे पिताजी है, जिंदे है। वहाँ शिनाख्त करने में मेरे से कोई गलती हो गई थी। ये मेरे पिताजी जिंदा है, जो आपने इनको हमें मिला दिया और धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर रपट डाल करके सबूत कर रहा हूँ इनको। तुम्हारे पिताजी है, इनका क्या बूंदी थाने में क्या मामला हो गया, करा देता फिर तुमने? ये भैया इनकी जिस से पहले गए वहाँ पे मिला था हमको। फिर क्या तुमने बता दिया था कि मेरे पिताजी है? हाँ, कानूनी कार्रवाई हुई थी। हाँ, कानूनी कार्रवाई ये तो लेकिन ये अच्छी तरह देख लो, तुम्हारे पिताजी है। हाँ, मेरे पिताजी है। तुम्हारे पिताजी है। हाँ। तो ये तुम्हें सबूत कर रहे हैं इनको। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खानोखां बुधवाली
एक बार फिर राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। राजधानी जयपुर में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में चुनाव हुआ, जिसमें दूसरा कोई दावेदार सामने नहीं आया और खानोखां बुधवाली को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तरह से अपनी इस जीत को देखते हैं? देखिए, मेरी कोई जीत नहीं, आम आवाम की जीत। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो गांव बस्ती से चल के आया और जो एक दूसरा मौका दिया गया, ये आम आवाम का मेरे अच्छे, हम सब हमारे पिछले कार्य जो बोर्ड के मेंबर थे, इन्होंने अच्छा कार्य किया। उन लोगों का कि जो इस दुनिया से जा चुके थे, जिनकी हिफाजत कब्रों की हमने कोशिश की, उन्हीं की दुआएं कि आज हम दोबारा आप लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला। वर्तमान हमारी जो टीम, जो 9 मेंबर जो हम साथी हैं, हम शुक्रगुजार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि हम दोबारा एक अच्छा बोर्ड चलाएं जिसमें एक अच्छा मैसेज जाए। यूं नहीं हम कुर्सी पे बैठ के आए और समय निकाल के चले जाएं। मैंने पिछला कार्य किया, उससे हम कोशिश करेंगे और कुछ हमारी कमियां कुछ रही उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम सब इस बोर्ड को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से क्या क्या काम किए जाएंगे, अगर टू द पॉइंट बात की जाए, जो मेजर आपके टारगेट हैं इस बार के कार्यकाल? देखिए, सबसे बड़ा मेजर टारगेट ये है कि जो सरमाएदार लोग जो वक्फ में जो कब्जाधारी बैठे हैं, उनको खुद को सोच के छोड़ने, उसको खाली करना चाहिए। जिस तरह से भीलवाड़ा शहर के अंदर हमने एक हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया, पहली बार एक राजस्थान के इतिहास के अंदर। हम चाहते हैं जयपुर शहर के अंदर भी एक अच्छी हॉस्पिटल बने और हम चाहते हैं हॉस्टल बने, लेकिन यहाँ के आम आवाम सब मिले। सम्मानीय दो हमारे जो बाकी जो MLA सारे जो हैं, यहाँ के मंत्री सारे हैं, हम सब मिलकर के एक अच्छे हॉस्टल का निर्माण करें। जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह डेवलप्ड नहीं होंगे, सारे लोग मिलकर के कार्य नहीं करेंगे, तो हमारे अफसरान डे पर डे घट रहे हैं। ये अकलियती नहीं, हम जो गरीब जो तबके के लोग होंगे, जो बेसहारा होंगे, वक्फ का मतलब होता है, देवस्थान का मतलब ये होता है बेसहारा, ऐसा मजलूम, बेवा लोगों की मदद करना, नहीं कि अपनी जेब भरना। कुछ लोग दोस्त आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सभी का जो मदद का काम है, एक लंबे अरसे से बोर्ड को देखा जाए, जो कर्मचारी हैं वक्फ बोर्ड के, उनकी तनख्वाह जुटाना मुश्किल हो जाता था। मदद के लिए तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे जब तक रेवेन्यू नहीं आएगी? देखिए, आपने देखा होगा सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट के अंदर 5 करोड़ रुपए पहली बार ऐतिहासिक जो घोषणा की और हमें बोर्ड को मिला, कर्मचारियों को दिया। जब हमने पिछले कार्यकाल के समय में तमाम बोर्ड के साथियों ने और सरकार के द्वारा जिस तरह से हमारा जो किराया रुका हुआ था, जो 37 लाख रुपए MI रोड पे मिलता था, हमने पूरी 2 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। चमेली वाले मार्केट में ढेरों, आपको पता है, इंक्रोचमेंट घाट गेट पे ले लो आप। ऐसा कौन सा सबसे दुख इस चीज़ का मुझे होता है, सारे आपका चैनलों के द्वारा कहना चाहता हूँ कि सरमाएदार लोग जो 1.5 से 2 लाख रुपए किराया लेते हैं और बोर्ड को 800 से 700 रुपए देते हैं, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब वक्फ करने वाला इंसान इस कायनात में नहीं रहा, क्या ज़कात खाने वाला इंसान इस दुनिया में, उसके अमाल उसके पास है, फिर उसका अल्लाह ही मालिक है। हम तो इतना कहना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,000